नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर बात जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का ऐसा पर्दाफाश हुआ है उनके झूठ का, उनके पाखंड का, और कोरोना के इस महामारी के दौर में जिस तरह का उनका व्यवहार है, निश्चित रूप से किसी और देश में होते शायद तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होते। महामारी में लोगों की तकलीफ का जिस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की और लगातार जो है गुमराह करते रहे केंद्र सरकार को, आम लोगों को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई, लगातार दबाव डाला कि जितनी मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से उतनी ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन जब बार बार सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो बताते रहे कि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी शायद कुछ लगा होगा। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, 5 सदस्यों की एक कमेटी एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनकी अध्यक्षता में बनी और इस कमेटी के इंटरिम रिपोर्ट आ गई। और इस रिपोर्ट ने ये खुलासा हुआ जो आम लोगों के मन में था, जो आम धारणा थी, सबको दिखाई दे रहा था कि दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और ज़रूरत को लेकर, अलग अलग अस्पताल जिस तरह से आ रहे थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे थे और बता रहे थे कि अब 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, किसी ने कहा 3 घंटे की बची है, क्राइसिस है। ये सब कुछ ड्रामा जब चल रहा था तब दिल्ली में ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत थी उससे 4 गुना ज़्यादा की अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस कमेटी से कहा कि ज़रा ये भी आप देखिए, जो मुंबई का मॉडल है, मुंबई में जो केस लोड 3 मई 2021 को था वो 92,000 का था, 92,000 मरीज थे। 275 मीट्रिक टन में मुंबई ने मैनेज किया, समस्या नहीं होने दी। इस तरह की क्राइसिस दिल्ली जैसी नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में केस लोड कितना था? 95,000 का, यानी मुंबई से 3,000 ज़्यादा। और ऑक्सीजन की मांग कितनी हो रही थी? 900 मीट्रिक टन। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। दिल्ली सरकार असल में कुछ नहीं कर रही थी। वो न लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, ना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी, और न ही अस्पतालों की मदद कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी। वो दुनिया को, देश को ये बताना चाहती थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में है और इस सब के लिए केवल और केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यहाँ तक आरोप लगाया कि दूसरे स्टेट हमारी ऑक्सीजन जो है वो लूट ले रहे हैं। और जिस तरह का दृश्य पेश किया अदालत में उन्होंने, अदालत को भी मजबूरन ये लगा कि जो बात कही जा रही है इसमें सच्चाई हो सकती है। और उसी के अनुसार अदालत ने, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिए केंद्र सरकार को। अब आप देखिए, जो फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनाया गया, केंद्र सरकार ने भी बनाया, दिल्ली सरकार ने भी बनाया। अच्छा, ये फॉर्मूले में होता क्या है? फॉर्मूला ये है कि आपके पास मतलब स्टेट है तो स्टेट में, कोई ज़िला है तो ज़िला है, अस्पताल है तो अस्पताल में बेड कितने हैं, कुल बेड की संख्या कितनी है, मरीजों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है और सप्लाई कितनी है। ये एक फार्मूला बनता है जिससे निकाला जाता है। फिर आपकी रोज़ की खपत देखी जाती है कि आपके पास 50,000 मरीज अगर है तो उसकी कितनी ऑक्सीजन की खपत हो रही है, 75 है तो कितने हो रही। इसके आधार पर एक फार्मूला, और ये फार्मूला जो है, जो केंद्र सरकार ने बनाया, ये एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक बनाया, उन्हीं का बनाया हुआ बल्कि एक्सपर्ट्स का फार्मूला था जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जो सुप्रीम कोर्ट में फार्मूला पेश किया गया उसके मुताबिक इसमें पता चला कि खपत दिल्ली के कुल अस्पतालों की जो है 209 मीट्रिक टन की है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, और मांग उस समय कितनी की जा रही थी दिल्ली सरकार की ओर से? 1,140 मीट्रिक टन की मांग ज़्यादा की जा रही थी। मान लीजिए एक बार को कि शायद उनके कैलकुलेशन में गलती हो, अनुमान में गलती हो, या ज़्यादा जो है वो सावधान सतर्क रहना चाहते हो, उनके पास उस ऑक्सीजन को स्टोर करने की जगह नहीं थी, कंटेनर नहीं थे।
जहां से उड़ीसा से या दूसरी जगहों से जहां से ऑक्सीजन आनी थी वहां संदेश भेज रहे थे कि अभी रोक कर रखिए, भेजिए मत, हमारे पास उसको जो है वो स्टोर करने की जगह नहीं है। अब उस समय क्राइसिस थी, कंटेनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, पूरे देश में कमी थी। तो बाकी राज्य क्या कर रहे थे, कंटेनर आया, खाली किया तुरंत और वापस भेज दिया, जिससे फिर भरकर आ सके। दिल्ली में ये नहीं हो रहा था। दिल्ली में कंटेनर खड़े थे, कंटेनर लेकर आने वाली कंपनी को ये बता नहीं पा रही थी दिल्ली सरकार कि इसको कहाँ ले जाना है, किस अस्पताल में पहुंचाना है। तो इस कमेटी ने एक प्रोफार्मा बनाया और दिल्ली के 260 अस्पतालों को भेजा और उनसे पूछा गया कि आपके अस्पताल में जो पीक टाइम था उस समय भी और उसके अलावा भी कितने बेड हैं, कितने मरीज थे, कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। इन सब का ब्यौरा मांगा गया तो 260 में से 183 अस्पतालों ने जवाब दिया इसका। उसके मुताबिक दिल्ली में इन अस्पतालों को सिर्फ और सिर्फ 209 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब इन अस्पतालों की ओर से आ गया। अब देखिए दूसरी बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात एक मिनट के लिए छोड़िए, जो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने डॉक्यूमेंट पेश किया कंजम्पशन का कि पीक टाइम 28 अप्रैल से 15 मई के बीच जो कोरोना का पीक था उस दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत कितनी थी। तो सरकारी, निजी अस्पताल, छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम, जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत थी उन सबको जोड़ लें तो दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक 6 मई, सिर्फ एक दिन 6 मई को 500 मीट्रिक टन से ज़्यादा की खपत हुई। उसके अलावा बाकी सारे दिन उससे कम खपत हुई। ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा कह रहा है। और इस कमेटी में भी दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव सदस्य हैं, तो उन्होंने भी दिल्ली सरकार के आंकड़े दिए। अब आप सोचिए कि जब ये सब हुआ, अब तो हो क्या रहा था, 12 राज्य जहां केस लोड बहुत ज्यादा था, संक्रमण की संख्या ज्यादा थी, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा थी, उन राज्यों को ऑक्सीजन ये नहीं मिल पा रही थी जो दिल्ली सरकार रोक कर बैठी थी। दिल्ली सरकार को यह भी नहीं पता था, ये हाई कोर्ट में बात आई सामने कि जो ऑक्सीजन आ रही है उसको एलोकेट कैसे किया जाए, उसके लिए तैयार नहीं थे। कंपनी के लोग फोन करते थे दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, कोई जवाब नहीं आता था। अस्पतालों को मालूम नहीं था कि जिसको ज्यादा जरूरत है उस पर उसके पास पहले ऑक्सीजन पहुंचे। ये व्यवस्था भी केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई। लेकिन आप हिम्मत देखिए, इस आदमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको, बेशर्मी की भी दाद देनी पड़ेगी। कोई भी इतना बेशर्मी से इस तरह की बात नहीं कर सकता। आज जब ये रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट सामने आई है, दिल्ली के एक दैनिक अखबार, अंग्रेजी दैनिक में खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें खबर छपने के बाद जब इस मुद्दे को उठाया गया तो अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए। हर छोटी बड़ी बात पर मुंह लटकाए हुए टीवी के सामने आ जाते हैं, आकर बोलते हैं मोदी अंकल हमारी वैक्सीन जो है वो विदेशों को क्यों भेज दी। झूठा प्रचार, उसके पोस्टर लगवाए जाते हैं। जब गिरफ्तारी शुरू हो जाती है पोस्टर लगाने वालों की, तब कहते हैं कि हमने किया है। तो आज क्या किया, आज वो खुद नहीं आए, अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भेजा और उन्होंने क्या कहा, मतलब ये कहने के लिए मुझे समझ में नहीं। मैंने आज बहुत से राजनीतिक दलों को देखा, नेताओं को देखा, कोई राजनीतिक दल और नेता इतनी ढिठाई, और जिसको उत्तर प्रदेश बिहार में एक शब्द इस्तेमाल होता है थेथरई, मतलब थेथरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं इस आम आदमी पार्टी के नेता। मनीष सिसोदिया आए टीवी पर और उन्होंने कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है, ये बीजेपी की रिपोर्ट है। कहाँ ये पेश हुई, किसने पेश की, क्या किसी ने दस्तखत किया है इस रिपोर्ट पर, किसने जारी किया है इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है। उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके एनेक्चर के तौर पर यह रिपोर्ट लगाई गई है। लेकिन मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई होगी अभी जल्दी ही, और ये इस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा। इसके बावजूद आप हिम्मत देखिए, साहस देखिए कि आकर कह रहे हैं कि यह फर्जी रिपोर्ट है। और उसके बाद फिर मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया। चैनल्स पर
आपको इससे ज्यादा इस बात की खबर दिख रही? अरे केवल सरकार की गलती नहीं है, अस्पतालों की भी गलती है, वो भी गलत बता रहे थे। सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार क्या कर रही थी अगर अस्पताल गलत मांग कर रहे थे या ज्यादा मांग कर रहे थे? आपके पास एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक फार्मूला है, और सीधा सा फार्मूला है कि पेशेंट कितने हैं और ऑक्सीजन की जरूरत कितनी है, आपकी बेड की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से तो आप कहीं तो देखेंगे कि आप पोस्ट ऑफिस थे कि अस्पताल भेज रहा था, आप आगे बढ़ा दे रहे थे। फिर सरकार किस बात के लिए? आपके पास स्वास्थ्य विभाग है, इतने एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो किस लिए है? तो इस सरकार को शर्म जरा भी नहीं। आप याद कीजिए, जब पहली लहर थी, लाखों मजदूरों को उत्तर प्रदेश बिहार के डीटीसी की बस लगाकर रात में अफवाह फैलाकर उनको घरों से निकाला गया। जहां रहते थे उनके जो मकान मालिक थे उनसे कहा गया कि घर खाली कराओ, खाली कराया गया और उनको जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया गया। मुफ्त राशन देने की योजना केंद्र सरकार ने चलाई, उसका नाम बदलने की कोशिश की, फिर वो राशन बांट नहीं पाए, और जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम शुरू की केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू कीजिए, दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? शुरुआत की, 2 महीने चलाया तो पता चला कि लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड आ रहे हैं, तो उसकी पोल खुल जाती है। पोल क्या खुलती? कि इन फर्जी राशन कार्ड के जरिए आप फर्जी लोगों को दिखाकर कि राशन दिया और वो पैसा किसकी जेब में जाता है ये बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा इसके पीछे एक और मकसद था जो साफ नजर आ रहा है कि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू कर देते तो आधार से वेरिफिकेशन होता बेनिफिशियरी का, फिर आप रोहिंग्याओं को नहीं दे पाते राशन। मकसद था इन रोहिंग्याओं को देने का, इनको वोटर बनाने का, इनका वोट पक्का करने का। इसके लिए इन्होंने एक नई स्कीम का नाम दिया कि राशन जो है आपके घर पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया, तो कहा कि देखिए गरीबों को राशन नहीं देने दे रहे हैं, हम तो बड़े घर पर उनके पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए केंद्र सरकार को कितना अत्याचार कर रही है। तो ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि देश की कोई राज्य सरकार इस तरह से करने की सोच भी सकती है। करना तो दूर की बात है, लेकिन समस्या यह है कि ये सब करके निकल जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला उठेगा और इसकी जांच आगे बढ़ेगी, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो उसके बाद जरूर कोई ना कोई एक्शन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ लिया जाएगा। ये जो इनकी थेथरोलॉजी है ये बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करके भी ये राजनीति कर सकते हैं। इतनी बड़ी महामारी, जहां लोग संकट से जूझ रहे थे, जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहां ये व्यक्ति राजनीति कर रहा था और अब भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। अब भी जो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, वो ये कि उनके अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं। इस सरकार की एक पॉलिसी है कि जो भी गड़बड़ हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रहा है, और एक स्वर में बोलते हैं। कई तरह के, देखिए ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई दिल्ली में हुई, 2.25 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, उससे कम ऑक्सीजन में उसका काम चला। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अपराध किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन 12 राज्यों में जहां ऑक्सीजन की कमी थी, वहां जो लोग ऑक्सीजन से मरे, उनकी मौत के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए? और जब इस कमेटी में पूछा गया कि आप किस आधार पर जो है ये डिमांड कर रहे थे, तो कहा कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने तय किया। जब कहा गया कि वो गाइडलाइन दिखाइए तो चुप। कोई ऐसी गाइडलाइन हो तब तो बताएं, उसके मुताबिक कोई काम किया हो तब तो बताएं। तो ऑक्सीजन को लेकर जो आपराधिक कृत्य किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसके लिए उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, न तो कानून की अदालत में और न ही जनता की अदालत में।
इतने बड़े अपराध की कोई माफी नहीं है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है और इसकी सजा हर हालत में मिलनी चाहिए। अगर आपको डेमोक्रेसी में यकीन है, अगर आपको रूल ऑफ लॉ में यकीन है, अगर आपको सरकार के वेलफेयरिज्म में यकीन है, सरकार से पर जो आपका विश्वास है उसको बनाए रखना है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।